हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितिन। एक बार फिर स्वागत है आपका इजी टू सक्सेस परिवार में। तो दोस्तों, अभी तक अपन ने इतिहास में देख लिया था कि इतिहास की सामान्य जानकारी। इतिहास में अपन ने ऋग्वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, पाषाण काल और महाजनपद काल, ये वीडियो देख चुके थे। अपना लास्ट वीडियो जो था महाजनपद काल का बन चुका था। और महाजनपद काल के बाद आज अपना अगला वीडियो जो बनने वाला था, अगली क्लास जो रहेगी अपने, वो रहेगी मगध साम्राज्य, मगधा किंगडम। मगध साम्राज्य की अगर अपन बात करें तो उसके पहले अपन देखते हैं कि जो 16 महाजनपद पड़ी थी अपन ने, 16 महाजनपद में जो प्रमुख महाजनपद हुआ करती थी वो हुआ करती थी वैशाली, लिच्छवी, अवंती, अंग और मगध। मगध जो हुआ करती थी उसमें बड़ी महाजनपद हुआ करती थी, प्रमुख महाजनपद हुआ करती थी, हालांकि अन्य जनपदें हुआ करती थी। तो मगध साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई? तो मगध साम्राज्य में जो प्रमुख वंश या पहला वंश या सबसे प्राचीन वंश की बात करें अपन, तो सबसे प्राचीन वंश जो हुआ करता था वो हुआ करता था ऐसा बृहद वंश या बृहदत्र वंश। बृहदत्र वंश की स्थापना या बृहदत्र वंश का संस्थापक राजा वृहद को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि राजा वृहद ने ही बृहदत्र वंश की स्थापना की थी। और वृहदत्त इतना पराक्रमी, इतना शौर्यवान था कि उसने अंग, वैशाली, कौशल, अवंती, कलिंग, गांधार, कश्मीर, इन सभी को जीत लिया था। और इन सब को जीतने के बाद पश्चिम मालवा तक की बात करें अपन या कश्मीर की बात करें, ये सब को अपने साम्राज्य में, मगध साम्राज्य में इसने मिला लिया था। मगर हुआ क्या कि मगध साम्राज्य बढ़िया विस्तार चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, बृहदत्त इसको फैला रहा था। मगर बृहदत्त की मृत्यु होने के बाद जब इसका पुत्र जो था जरासंध जब मगध की राजगद्दी पर बैठा, तो ऐसा माना जाता है कि जो महाभारत कालीन तत्व की बात करें या फिर उसकी ग्रंथों की बात करें, तो ऐसा माना जाता है कि भीम का जो लड़का हुआ था उस लड़के ने जरासंध की जो है वो हत्या कर दी थी। और जरासंध की हत्या करने के बाद इसका अगला उत्तराधिकारी जो बना था मगध का, वो बना था रिपुंजय या रिपुंज। तो रिपुंज जब अगला उत्तराधिकारी बना था तो उसके बाद सारे जो जनपद हुआ करते थे, छोटे छोटे या महाजनपद जो हुआ करते थे, वो फिर से स्वतंत्र होने लगे। चाहे कौशल की बात करें या फिर अवंती की बात करें, अंग हुआ या फिर कोई भी हुआ, तो ये सब वापस स्वतंत्र होने लगे थे। और राजा शासक जो हुआ करता था वो कमजोर होने लगा। इसीलिए रिपुंज जो उस समय शासक हुआ करता था, तो उसका जो अमात्य या नौकर जो हुआ करता था उसने रिपुंज की हत्या कर दी। और रिपुंज की हत्या करके अपने पुत्र पुलिक, जो उसका रिपुंज का पुत्र हुआ करता था, तो रिपुंज का जो पुत्र हुआ करता था पुलिक, उसको मगध का साम्राज्य दे दिया। जब मगध का साम्राज्य पुलिक को मिल गया, अयोग्य शासक था क्योंकि नौकर था, तो एक अयोग्य शासक हुआ करता था, तो उसकी भी हत्या, जो उसका मंत्री हुआ करता था मही, मंत्री का नाम है मही, तो मही जो उसका मंत्री हुआ करता था, तो मही ने भी उसकी हत्या कर दी। और मही ने अपने पुत्र जो हुआ करता था बिंबिसार, तो बिंबिसार को उसने भागा मगध का साम्राज्य दे दिया। तो इस प्रकार से मगध का साम्राज्य अब किसके पास आ गया है? अब आ गया है बिंबिसार के पास। और इस समय बिंबिसार जो है मगध साम्राज्य का शासक बन गया है। और इस प्रकार से हर एक वंश की, एक नए वंश की उसने स्थापना कर दी। तो ऐसा माना जाता है कि मगध का वास्तविक संस्थापक की बात करें, मगध किंगडम की, मगधा किंगडम की, या फिर मगध साम्राज्य के अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें, तो वो किसको माना जाता है? वो माना जाता है बिंबिसार को। बिंबिसार जो है वो वास्तविक संस्थापक है। और बिंबिसार ने क्या किया था कि ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हुआ करता था, ये दिमाग का उपयोग करता था। इसने देख लिया कि भाई एक के बाद एक शासक मरते हैं, नौकर मार देते हैं, या फिर जो साम्राज्य है, शक्तिशाली महाजनपद जो है वो मार देती है। तो इसने दिमाग का उपयोग किया। दिमाग का उपयोग कैसे किया कि भाई या तो तुम दोस्ती कर लो किसी से तो अपने साम्राज्य को मिला सकते हो, या फिर विवाह कर लो। तो इसने, बिंबिसार ने अब विवाह के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। कैसे कि हालांकि महावज्ञ जो ग्रंथ है, एक ग्रंथ का नाम है महावज्ञ, तो महावज्ञ जो ग्रंथ है उसके अनुसार बिंबिसार की 500 शादियों का उल्लेख माना जाता है कि बिंबिसार ने 500 शादियां की थी। मगर प्रमुख रूप से जो शादियां मानी जाती है वो 3 शादियां मानी जाती हैं, क्योंकि तीनों के अपने अपने
कारण है, तीनों की अपनी अपनी कहानियां। कौन कौन सी 3 शादियां मानी जाती है? पहली शादी मानी जाती है कौशल नरेश महाकोशला देवी से। कौशल नरेश जो प्रसेनजित हुआ करता था, उसकी जो बहन हुआ करती थी महाकोशला देवी से, उससे शादी की और दहेज में क्या ले लिया? काशी। काशी जो था उस समय वो दहेज में मिल गया था बिंबिसार को। दूसरी शादी मानी जाती थी लिच्छवी राजकुमारी से। लिच्छवी राजकुमारी जो थी चेलना, चेटक की बहन चेलना थी, तो उससे विवाह कर लिया। और तीसरी शादी जो मानी जाती है वो मानी जाती है भद्र राजकुमार की बहन जो थी क्षेमा से। तो ये 3 शादियां मानी जाती है। पहली शादी कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला देवी, दूसरी शादी लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी के राजकुमार चेटक की बहन चेलना, और तीसरी शादी जो भद्र राजकुमार थे उसकी बहन से क्षेमा से। ये 3 शादी प्रमुख रूप से मानी जाती है। अब ये तीनों शादी के बाद कौशल, लिच्छवी और भद्र ये तीनों मगध में आ मिले, तो मगध का साम्राज्य क्या हुआ? और विस्तार होते गया। ये देखना, दिमाग का उपयोग कर रहा है, अपनी शादियों के माध्यम से, विवाह के माध्यम से अपने विस्तार, साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। अब हुआ क्या कि अब अवंती जो है, इस समय बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, एक महान साम्राज्य हुआ करता अवंती, जिसको हम वर्तमान उज्जैन के नाम से जानते हैं। तो अवंती जो था एक विशाल साम्राज्य हुआ करता था, और यहाँ का जो शासक हुआ करता था वो चंडप्रयोत हुआ करता था। चंडप्रयोत जो है वो एक क्रूर शासक है। इतिहास का उस समय का सबसे क्रूर शासक जिसको माना जाता था वो चंडप्रयोत को माना जाता। बिंबिसार को पता है कि अगर मैं सीधे अवंती पे आक्रमण करूंगा तो चंडप्रयोत जो है मुझको हरा देगा, चाहे मेरे पास कितनी सेना हो, चाहे कितनी भी सेना ले जाऊं, चंडप्रयोत मुझे हरा देगा। इसलिए इसने सीधे लड़ाई करना सही नहीं समझा, और क्या किया इसने चंडप्रयोत से दोस्ती करने की, मित्रता करने की सोची। इसी समय की घटना है कि चंडप्रयोत की तबीयत खराब हो जाती है, पांडु रोग से ग्रसित हो जाता है। पांडु रोग मतलब अतिसार, अतिसार जिसको अपन हिंदी में दस्त बोलते हैं, तो अतिसार से ग्रसित हो जाता है। तो इसने क्या किया बिंबिसार ने कि बिंबिसार का जो राजवेद था, राजवेद मतलब अपना जो पुत्र हुआ करता था राजवेद, तो इसको इसने क्या किया कि अपने राजवेद जीवक को इसने बिंबिसार ने भेजा। कहा? चंडप्रयोत। क्या? तो राजवेद जीवक है कौन? तो ऐसा माना जाता है कि एक वेश्या थी जिससे बिंबिसार ने विवाह किया था, और वेश्या से जो एक पुत्र उत्पन्न हुआ था उसको तक्षशिला में पढ़ाया गया, और वहां पे एक चिकित्सक बन गया, वो एक बढ़िया राजवेद बन गया था। वही उसकी का आगे चलकर नाम जो रखा गया था वो बन गया था राजवेद जीवक। तो जीवक जो था वो बिंबिसार का पुत्र है। बहुत कम लोगों को पता होता है कि जीवक कौन है। ऐसा माना जाता है कि राजवेद उसके नगर में या फिर उसका मंत्री हुआ करता था, मगर नहीं, राजवेद जो है, जीवक जो है, वो उसका पुत्र था बिंबिसार का। तो अपने पुत्र को, जीवक को चंडप्रयोत के यहाँ भेजा, और चंडप्रयोत के देखभाल करने के लिए भेजा, मगर कोई खास अर्थ नहीं निकला और चंडप्रयोत की मृत्यु हो गई। वो ग्रसित था, रोग से मर गया वो। और उसके बाद जो अगली जनपद हुआ करती, महाजनपद हुआ करती थी अंग, तो अंग को इसने बिंबिसार ने जीत लिया। अंग को जीतने के बाद इसने अपना जो पुत्र था उस अजातशत्रु को अंग का राजकुमार घोषित कर दिया, वो प्रजा घोषित कर दिया, और अपना बड़ा लड़का जो था दर्शक उसको मगध का साम्राज्य दे दिया, मगध का राजा घोषित कर दिया। अब स्वाभाविक बात है कि एक लड़के को बड़ा साम्राज्य दे दिया और एक लड़के को छोटा साम्राज्य दे दिया। अंग जो था वो छोटा साम्राज्य हुआ करता था, अजातशत्रु को छोटा साम्राज्य दे दिया, और अपना बड़ा लड़का जो था दर्शक उसको मगध का पूरा साम्राज्य दे दिया। दोनों लड़कों में मतभेद होने लगा, और बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध जो थे, वो इस समय बिंबिसार के समकालीन हुआ करते थे। बिंबिसार जो था बौद्ध धर्म को मानने वाला था। तो बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानने वाला था। महात्मा बुद्ध और बिंबिसार दोनों एक दूसरे के समकालीन हुआ करते थे, अच्छी मित्रता हुआ करती थी। मगर महात्मा बुद्ध का एक विरोधी व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था देवव्रत। तो इसका जो महात्मा बुद्ध का जो एक विरोधी हुआ करता था देवव्रत, तो देवव्रत ने क्या किया कि अजातशत्रु के कान भर दिया, अजातशत्रु के मन में जहर घोल दिया। किसके लिए? अपने खुद के पिता बिंबिसार के लिए। अजातशत्रु के मन में देवव्रत ने जहर घोलने के बाद बोला कि भाई तू भी तो बिंबिसार का लड़का, तेरे को एक ये छोटा सा अंग दे दिया, और एक जो खुद का बड़ा लड़का उसको पूरा मगध किंगडम दे दिया, मगध साम्राज्य दे दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? जा तू अपने बाप के खिलाफ विद्रोह कर दे। तो इसलिए अजातशत्रु ने क्या किया कि अपना जो भाई था, बड़ा भाई था दर्शक,
उसकी हत्या कर दी और अपने पिताजी बिंबिसार को इसने कैद कर लिया। और कैद करने के बाद अपने पिताजी को इतनी यातनाएं दी इसने कि अजातशत्रु ने अपने पिता को मार दिया, जेल में मार दिया। इस प्रकार से ऐसा माना जाता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। तो बिंबिसार की हत्या होने के बाद अब मगध का अगला साम्राज्य का संस्थापक जो है या फिर अगला शासक जिस बोले तो अगला शासक जो है वो किसको माना गया है? अजातशत्रु को माना गया है। अब मगध साम्राज्य का अगला शासक अजातशत्रु बन गया है और अजातशत्रु भी अपने पिता की तरह ही दिमाग बुद्धिमत्ता था, बुद्धिमान था और दिमाग का उपयोग करना जानता था। मगर सभी शासक जो थे, लिच्छवी राजकुमारी की बात करें, कौशल की बात करें या फिर विवाह संबंध जिनको अपन बोलते कि मामा, तो मामा पक्ष ने क्या किया कि विद्रोह कर दिया। भाई जब तुम अपने पिता को मार रहे हो तो सारी रानियां खुश रहेंगी क्या? नहीं। तो सबने विद्रोह कर दिया, सारे मामाओं ने विद्रोह कर दिया। इसीलिए इसी विद्रोह स्वरूप जो कौशल नरेश थे उन्होंने जो दहेज में काशी दिया था वो काशी को वापस ले लिया, जो काशी दिया था वो काशी को वापस ले लिया और विद्रोह छिड़ गया। तो अजातशत्रु ने क्या किया कि वही दिमाग का उपयोग किया। अब इसने क्या किया कि कौशल नरेश जो था उसने बोला कि भाई तुम्हारी जो एक पुत्री है, लड़की है, तो उसका नाम था बजीरा। तो बोले कि भाई वो भी तो है, देखो अगर कुछ बात जम जा तो इस प्रकार से उसने क्या किया, अजातशत्रु ने अपने मामा की लड़की से शादी कर ली और काशी जो है वो वापस दहेज में ले लिया। अब फायदा किसका हुआ? अजातशत्रु का, कौशल का, कौशल नरेश का। क्यों? क्योंकि एक ही दहेज में बाप को भी निपटा दिया और बेटे को भी निपटा दिया। काशी दहेज में दिया, बाप को भी और बेटे को भी, कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से अजातशत्रु ने क्या किया कि उससे विवाह संबंध स्थापित कर लिए और बढ़िया चल रहा था। मगर जब उसको पता लगा कि भाई बौद्ध धर्म के बारे में उसने जानकारी ली, मगर उस समय बहुत लेट हो गया था वो कि अजातशत्रु ने अपना जब राजा बना तो राजा बनने के 8वें वर्ष के बाद ही बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हुआ करते गौतम बुद्ध, उनका महापरिनिर्वाण हो गया। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि वो नश्वर शरीर को छोड़ गए। तो जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ तब हुआ क्या कि अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध के जो अस्थियां थी उनको 8 भागों में बांटा और 8 भागों में बांटने के बाद पूरे भारत में 8 स्थानों पर, अलग अलग 8 स्थानों पर पहुंचा दिया। और 8 स्थानों पर पहुंचाने के बाद इन्हें क्या किया कि वहां पर स्तूप का निर्माण करवा दिया। स्तूप का निर्माण करवाया, अपनी खुद की, अजातशत्रु ने अपनी खुद की मूर्ति लगवा दी वहां पे और हाथ जोड़ते हुए दिखाया गया। ऐसा हाथ जोड़ते हुए दिखाया गया कि भाई महात्मा बुद्ध को ये प्रणाम कर रहे हैं। इसी से अपने को साक्ष्य मिलते हैं कि महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म को मानने वाला था अजातशत्रु भी। तो इसलिए कहा जाता है कि अजातशत्रु और उसके पिताजी बिंबिसार जो थे वो दोनों बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। और बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के जाने के बाद, महापरिनिर्वाण होने के बाद अब क्या हुआ, बौद्ध धर्म टूटने लगा। तो टूटने लगा तो अब उसको एकत्रित करने के लिए अजातशत्रु ने सारे बौद्ध भिक्षुओं को इकट्ठा किया और बौद्ध भिक्षुओं को इकट्ठा करने के बाद 483 ईसा पूर्व में एक बौद्ध संगति की, जिसको अपन प्रथम बौद्ध संगति के नाम से जानते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार स्थापित की गई। किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई, 483 ईसा पूर्व सतपर्णी गुफा में। तो पहली बौद्ध संगति करवाई है कि सारे बौद्ध भिक्षुओं को इकट्ठा किया जाए और बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाए। मगर जैसी करनी वैसी भरनी, भाई तूने तेरे बाप को मारा है तो तेरा लड़का भी तुझे मारेगा। इसीलिए अजातशत्रु का जो लड़का था उदयन था। तो उदयन ने क्या किया कि अपने पिता अजातशत्रु को कैद कर लिया। क्यों कैद कर लिया? इसके पीछे कुछ कहानियां होगी। तो इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी कहानी है। हुआ क्या था कि इसने जब विवाह किए, बाप की भांति, अपने पिताजी की भांति ये भी विवाह करने लगा जगह जगह, तो इसने राजधानी परिवर्तन करना शुरू कर दिया था। ये थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो गया था। तो शासक जो था वो थोड़ा कमजोर होने लगा था और पता है जहाँ पे दरार आती है वो दीवार गिर जाती है। जब शासन कमजोर होने लगा तो इसने क्या किया कि अपने पुत्र ने, उदयन ने जो है अपने पिताजी को
मार दिया, अजातशत्रु की मार दिया, हत्या कर दी और एक नया धर्म जैन धर्म को अपना लिया। जैन धर्म आ चुका था और जैन धर्म को अपना लिया। इसीलिए यहाँ पर मतभेद रहता है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें बोलते हैं, हालांकि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बातें मिलती है। अब ऐसा माना गया है कि बौद्ध धर्म में, बौद्ध ग्रंथ में उदाइन को पितृहंता माना गया है, पितृ की हत्या, पिता की हत्या करने वाला माना गया है। और जैन धर्म में उदाइन को पितृभक्त माना गया है कि पिता की सेवा करने वाला। अब ये आपके ऊपर है कि आप उदाइन को पितृभक्त बोलते हो या पितृहंता बोलते हो। अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग कहानियां मिलती हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की अलग अलग कहानियां हैं, तो उसको पितृभक्त और पितृहंता की कहानियां मिलती हैं। तो हालांकि उदयन जो था एक योग्य शासक था। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी उदयन की कि उदयन ने क्या किया था कि जो सोन नदी और गंगा नदी का जो क्षेत्र हुआ करता था, यमुना गंगा नदी का जो क्षेत्र हुआ करता था, तो इस क्षेत्र में इसने पाटलिपुत्र नामक एक नगर की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र एक नगर बसाया और अपनी जो राजधानी ग्रीवराज राजगृह हुआ करती थी, ये इसके पिताजी ने, बिंबिसार ने बनाई थी, वो राजधानी को उठा करके इसने कहाँ पे स्थापित कर दिया? अब इसने पाटलिपुत्र में इसकी राजधानी बना ली। तो इसने अपनी जो राजधानी थी वो कहां पर बना ली? पाटलिपुत्र में इसने राजधानी बना ली। हालांकि एक योग्य शासक था उदयन और इसने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। मैं बता दिया आपको कि जैन धर्म में इसको पितृभक्त और बौद्ध धर्म में इसको पितृहंता की उपाधि दी गई है। अलग अलग धर्मों को मानने वाले अलग अलग उपाधि देते रहते हैं। मगर उदयन के बाद जो इसके पुत्र हुआ करते थे, अनिरुद्धक, मुंडक और नागदर्शक, ये 3 पुत्र हुआ करते थे इसके, और तीनों पुत्रों ने मगध में लगभग 22 वर्षों तक, 22 सालों तक इसने शासन किया, तीनों पुत्रों ने। मगर तीनों पुत्र अनिरुद्धक, मुंडक, नागदर्शक, ये तीनों पुत्र जो थे वो एक अयोग्य पुत्र निकल गए हैं और इसी कारण जो इसका सबसे लास्ट का सबसे अंतिम पुत्र जो हुआ, सबसे छोटा पुत्र हुआ करता था नागदर्शक, इसकी हत्या इसी के नौकर, इसी के अमात्य शिशुनाग ने कर दी और एक मगध में एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। जब मगध में एक शिशुनाग वंश की स्थापना की तो हालांकि ऐसा माना जाता है कि शिशुनाग जो था वो एक योग्य शासक था। किसी योग्यता का प्रमाण ऐसे मिलता है कि इसने अवंती जो एक महाजनपद हुआ करता, सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो हुआ करता अवंती, तो इसने अवंती को मगध साम्राज्य में, मगधा किंगडम में मिला लिया था। जब मगध साम्राज्य में अवंती को इसने मिला लिया तो यहीं से माना जाता था कि शिशुनाग योग्य शासक है। मगर शिशुनाग के बाद जो अगला शासक बना था वो बना था इसका पुत्र कालाशोक। कालाशोक जो है मगध का अगला साम्राज्य संस्थापक बना था, अगला शासक बना था। और कालाशोक के समय की प्रमुख घटना यह थी कि जो बौद्ध धर्म को मानने वाला था कालाशोक, तो इसने द्वितीय बौद्ध संगति करवाई थी। प्रथम बौद्ध संगति अपने को पता है कि प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वो अजातशत्रु के समय में हुई थी 483 ईसा पूर्व में, और द्वितीय बौद्ध संगति जो हो रही है वो 383 ईसा पूर्व में हो रही है। और किसके समय में हो रही है? कालाशोक के समय में। हालांकि कालाशोक को जो उसका उपनाम हुआ करता था कालाशोक का, वो काकवर्ण हुआ करता था, क्योंकि इसका जो कलर था वो कौवे जैसा हुआ करता था, काला कलर हुआ करता था, इसीलिए इसे काकवर्ण की उपाधि दी गई है। तो काकवर्ण इसकी उपाधि हुआ करती थी। और जो शुंग वंश है, नाग वंश है, तो शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। उसमें जो प्रमुख रूप से 2 शासक हुआ करते हैं, शिशुनाग और एक हुआ करता कालाशोक। हालांकि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो माना गया है वो माना गया है नंदीवर्धन को, कि नंदीवर्धन जो है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक है। और नंदीवर्धन की हत्या जो है वो किसने की थी? महापद्मानंद ने। और इसी प्रकार से मगध में एक नए साम्राज्य की, एक नए वंश की स्थापना की है महापद्मानंद ने, नंदवंश की। हालांकि मैं नंदवंश की कहानी जो है आपको बाद में सुनाऊंगा अगले पार्ट में। क्योंकि नंदवंश की कहानी जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नंदवंश और चाणक्य जो है इनकी दोनों की कहानियां सुनने में अलग ही आनंद, अलग ही मजा आता है। तो एक अगला पार्ट में बनाऊंगा इसके लिए, जो कहानी रहेगी अपनी नंदवंश वर्सेस चाणक्य, क्योंकि चाणक्य ने कैसे प्रतिज्ञा ली थी और कैसे नंदों को बर्बाद किया, या नंदवंश कौन थे, कैसे इनका साम्राज्य चला था। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय आरक्षक। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसे पुराने वीडियो को प्यार देते आए हैं वैसे भी इसको देते रहें।